हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली यूएसए ने अपाचे हेलीकॉप्टर का फाइनल सेट इंडिया को डिलीवर कर दिया है। ये एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो उसका जो फाइनल सेट था वो दिसंबर 2025 में इंडिया को मिल गया है। हुआ ये था कि 2020 में इंडिया एंड यूएसए ने एक डील साइन की गई थी जिसके अंदर इंडिया को 6 अपाचे मिलने वाले थे। फिर 2023 के अंदर हमने 6 और अपाचे की डील करी। टोटल मिला के हमारे को 12 अपाचे यूएसए से मिलने वाले। तो ये फाइनल जो सेट था अपाचे का वो हमको मिल चुका है और अब वो भारतीय वायुसेना का पार्ट है। तो फाइनल जो बैच आ गया है वो 2025 में अपना कंप्लीट हो गया है। अगर मैं बात करूं इस अपाचे हेलीकॉप्टर की, जो अभी देख पा रहे हैं, ये एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। व्हाट यू मीन बाय मल्टीपर्पज? मतलब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं, ग्राउंड सपोर्ट, जो थल सेना है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रूप्स होते हैं, जो सैनिक्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। इवन जो ये हेलीकॉप्टर है ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपकी हेल्प करता है। आपको पता है कि कभी कोई साइक्लोन आ गया है, सुनामी आ गई है, तो वहां पे जो एड प्रोवाइड करनी होती है, सहायता प्रोवाइड करनी होती है, उसके लिए भी ये अपाचे हेलीकॉप्टर क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये अपाचे हेलीकॉप्टर बनाया किसने है? बोइंग करके कंपनी, आपने सुना होगा। इनकी कमर्शियल फ्लाइट्स भी आती हैं। तो ये वही सेम बोइंग कंपनी है जो क्या जिसने वो विमान बनाया था जो क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, ये वही सेम बोइंग कंपनी। तो इसी बोइंग कंपनी ने हमारा क्या बनाया है? ये अपाचे बनाया है। यूएस के अंदर तो ये 1994 से यूज हो रहा है, ठीक है, पर इंडिया ने 2020 के अंदर डील की है और पहले 6 अपाचे की बात की थी, अब 6 और अपाचे इसमें जोड़ दिया है। तो ये क्लोज एयर सपोर्ट, मतलब जो थल सेना है उसको क्लोजली सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं? एंटी टैंक वॉरफेयर। जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, जो थल सेना टैंक्स यूज करती है, उन एनिमी का जो टैंक रहता है उसको ये बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी टैंक अपाचे। एंटी टैंक अपाचे मतलब क्या? कि जो दुश्मन का टैंक है उसको ये नेस्तनाबूद कर देता है। अब जैसे इसका मैंने नाम बताया, इसका नाम ही क्या रख दिया है? टैंक किलर हेलीकॉप्टर्स। जो भी ये ग्राउंड पे टैंक्स घूमते हैं, थल सेना में जो टैंक्स होते हैं, उनको ये बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर देता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? टैंक किलिंग हेलीकॉप्टर। इसका प्रिसीजन माना जाता है काफी ज्यादा एक्यूरेट से। अगर चाहे ये बहुत ऊंचाई पे हो या फिर ये कहाँ पे हो, ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक हो, दोनों ही कंडीशन में इसकी जो एक्यूरेसी है, जो इसका प्रिसीजन है, वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। इसके अंदर क्या क्या आप जैसे आपने देखा होगा, ये 10 mm का इसमें चेन गन है। यहाँ पे जो होता है लगातार कंटिन्यूस फायरिंग करता रहता है। एंटी टैंक के लिए रिगार्डिंग इसके पास मिसाइल्स भी हैं, ठीक है, हाइड्रा रॉकेट्स भी है। अच्छा, आपने सुना होगा इंडिया के पास एक मिसाइल है जिसको कहते हैं एयर टू एयर मिसाइल। मिसाइल का नाम है अस्त्र। क्या है? अस्त्र मिसाइल इंडिया की। तो आप इस पे अस्त्र मिसाइल को भी यूज कर सकते हैं। मतलब अस्त्र मिसाइल को इसके साथ अटैच कर दीजिए और उसको यूज कर दीजिए। अच्छा, अस्त्र कैसी मिसाइल है? याद रखिएगा, एयर टू एयर मिसाइल है। इंडिया के पास अभी एकमात्र ही एयर टू एयर मिसाइल है, दैट इज कॉल्ड अस्त्र, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब इवन जहां तक आपकी नजर नहीं जाती उतनी दूर तक ये अस्त्र मिसाइल जा सकती है। तो अब अस्त्र मिसाइल्स को भी हम क्या कर सकते हैं? इस अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ लगा सकते हैं और दुश्मन के अगेंस्ट छोड़ सकते हैं। मेनली ये कहाँ, जो डेजर्ट वाला एरिया है, मतलब ये राजस्थान, बाड़मेर, ये मतलब बाड़मेर जैसलमेर वाला रीजन है, वहां पे काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेजर्ट की वो है कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा हाई है। ये देख सकते हैं आप। ऐसा ही एक हमने खुद ने एक हेलीकॉप्टर बनाया था, इसका नाम है HAL प्रचंड। HAL आपको पता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, एक क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है जिन्होंने एक प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाया था। अब देखो, डेजर्ट वाले एरिया के लिए तो अपन के पास अपाचे है, बट अगर हमको फाइट करना है लद्दाख में, कश्मीर वाले रीजन में, तो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन के लिए हमारे पास क्या है? प्रचंड है। तो प्रचंड और अपाचे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों मिलकर इंडियन एयरफोर्स के क्या करते हैं? पावर्स को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, सिर्फ आज तक हमने अपाचे ही बात करा है क्या यूएस से? नहीं। हमने एक, आपने सुना होगा चिनूक। चिनूक का क्या होता है? चिनूक देखिए, एक साथ बहुत सारे ट्रूप्स, बहुत सारे सैनिकों को अपन को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करना हो, बहुत सारा सामान, मतलब मान के चलो कोई फूड का, जैसे अभी अपना श्रीलंका के अंदर साइक्लोन दितवा आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या की थी? उनकी काफी हेल्प की थी। तो हमने चिनूक हेल्प की मदद से काफी ज्यादा मात्रा में मेडिसिन हो गए, फूड सप्लाई हो गई, ट्रूप सप्लाई हो गई। तो चिनूक क्या है? मेनली जो अपना चिनूक का काम रहता है
ये किसके लिए होता है? लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन के लिए रहता है। ये इसको हम क्या कहते हैं? हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स। ये भी हमने कहाँ से बाय किया है? यूएस से बाय किया है। ये ट्रूप सैनिकों का ट्रांसपोर्ट करता है, इवन बड़ी बड़ी आर्टिलरी मशीन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, इवन इसके हेल्प से टैंक भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से। सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ देखा जाता है? डिजास्टर रिलीफ। जहां जहां डिजास्टर्स हो रहे हैं वहां इसका हम यूज देखते हैं। क्या ये सुनने में तो लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का क्या हो रहा है? पावर स्ट्रांग हो रही है, हमारे पास न्यू न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, पर आप सोचिए इससे भारत के इंपोर्ट बिल पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारा इंपोर्ट तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये पीआईबी की आप रिपोर्ट देखिए, 2013-14 से लेके 2025-26 तक इंडिया ने 2.6% अपना इंपोर्ट, मतलब पहले वो 100 करोड़ का खरीदता था, तो अभी 260 करोड़ पे खर्च करता है। किस पे? वो डिफेंस पे, वो भी इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो इंपोर्ट बिल है ये हमारा बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता ही है इस इंपोर्ट बिल के कारण ही हमारा रुपये क्या होता जा रहा है? और गिरता जा रहा है। अभी हमारा रुपये 91 रुपये में पहुंच गया है, मतलब $1 इज इक्वल टू 191 रुपीज। तो हमारा रुपये कंटिन्यूस क्या होते रहे? डिवेल्यूट होता जा रहा है। उससे और दिक्कत क्या हो रही है कि हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। और मान लो आज चलो हमारे यूएस के साथ संबंध अच्छे हैं, कल को हमारे यूएस के साथ संबंध अच्छे नहीं हुए और यूएस ने ऐसे, मान लो चिनूक के अंदर कोई मेंटेनेंस इशू आ गया और यूएस ने उसको सही करने से ही मना कर दिया, चिनूक की कुछ डिलीवरी रोक दी, अपाचे की कुछ डिलीवरी रोक दी, ठीक है, यूएस ने वहां आपको असिस्टेंस देने से मना कर दिया, जब आपके टर्म्स अच्छे नहीं है यूएस से, तो आप क्या करोगे? तो ये हमारा क्या करता है? हमको डिपेंडेंट बनाता है उन कंट्रीज पे। तो ये जो हम इंपोर्ट करते हैं ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं है, ये हमारा एक तरह का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। इवन आपको पता होगा एक सिपरी करके रिपोर्ट आती है, सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, फर्स्ट इज चाइना। हम सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। और हम सबसे ज्यादा डिफेंस आइटम इंपोर्ट कौन सी कंट्री से करते हैं? रशिया से करते हैं, फिर हम यूएसए से करते हैं, फ्रांस से करते हैं और इसराइल से करते हैं। फ्रांस से हमने क्या इंपोर्ट किया था? आपको याद होगा, राफेल हमने इंपोर्ट किया है फ्रांस से, मिराज 2000 हमने इंपोर्ट किया है, इसराइल से हमने आयरन डोम इंपोर्ट किया है, यूएसए से हमने चिनूक अपाचे इंपोर्ट किया गया है। तो ये कंटिन्यूसली हम चीजें क्या कर रहे हैं? बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था? 90 से 92% हम जो चीजें इंपोर्ट करते थे वो हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? वो हम इंपोर्ट करते थे हमारे रशिया से। बट यूएस के प्रेशर्स के बाद, सैंक्शंस के डर के बाद, अब इंडिया ने अपना जो इंपोर्ट है वो उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। हम और कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं, सच एज हम यूएसए से खुद से इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले इंडिया 90 से 92% इंपोर्ट करता था रशिया से, बट अभी इंडिया ने यूएसए की तरफ, फ्रांस की तरफ और इसराइल की तरफ भी देखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ना, इशू पता है क्या है? इशू ये है कि हमको दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहला, हम एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर मतलब जो ऊर्जा का क्षेत्र है, वहां पे हमको क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, ठीक है, गल्फ कंट्रीज से। वहां हम थोड़े वल्नरेबल हैं। इवन सोलर पैनल्स के लिए हमको किसकी तरफ जाना पड़ता है? चाइना की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा हमारा जो दिक्कत आता है दैट इज कॉल्ड डिफेंस इक्विपमेंट। इन दोनों सेक्टरों पे अगर इंडिया ने काम कर लिया तो फिर इंडिया को फ्यूचर में कोई रोकने वाला नहीं है। पहला सेक्टर क्या है? एनर्जी, एंड दूसरा क्या है? हमारा डिफेंस। तो इसमें अपने को क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, और यही हमारा क्या होने वाला है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।